हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा वीर पर। तो आप सभी लोगों को पता है कि पिछले कई दिनों से जो है हम लोग ईवीएस की क्लास कर रहे हैं, जो कि सीटेट 2022 के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और जितनी भी क्लासेस होती हैं वो सारी की सारी एनसीईआरटी बेस होती है। और आपको पता है कि सीटेट में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब कुछ जो है एनसीईआरटी पर ही पूछे जाते हैं। तो आज की जो क्लास है वो हमारी कृषि से संबंधित है। इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि जितने भी आपके एपी कल्चर, पिसी कल्चर, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी क्रांतियाँ हैं, श्वेत क्रांति, उसके बाद में हरित क्रांति, लाल क्रांति, भूरी क्रांति, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। रबी फसल, खरीफ फसल, यहां से पूरे 2 क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में आते हैं। तो आज की ये क्लास आप देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर दीजिए, जिससे उन लोगों को भी आज 2 क्वेश्चंस का फायदा उन लोगों को मिल जाए। बाकी अगर आपको बहुत सारी क्लासेस अगर आपको देखनी है या परीक्षा वीर चैनल की, तो उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से जाओगे, देखोगे तो आपको ईवीएस की सारी क्लासेस आपको वहां पर मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चलिए, तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं कि कृषि आखिर में है क्या। तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मनुष्य अपनी आवश्यकताओं हेतु उत्पादन करता है। हालांकि आपसे जो है कृषि की परिभाषा नहीं पूछी जाएगी आपके सीटेट में, लेकिन आप इसको याद रखिएगा कि कृषि जो है एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मनुष्य अपनी आवश्यकताओं हेतु उत्पादन करता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा जो है कृषि पद्धतियों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसका चरण पूछ लिया जाता है कि कृषि के लिए हम लोग क्या क्या चीजें करते हैं। जो लोग गांव के लोग हैं, जो खेती किसानी करते हैं, जो भी छात्र हमारे, जो भी साथी हमारे हैं, जाहिर सी बात है उनको ये सारी चीजें पहले से पता होंगी। लेकिन जो सिटी में रहते हैं, जिनको खेती का कम अनुभव है, खेती के बारे में कब जानते हैं, उनके लिए आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जुताई करते हैं। यह पद्धति सबसे पहली पद्धति है। इस प्रक्रिया में मिट्टी को पोला या भुरभुरा बनाया जाता है। यह क्वेश्चन सीटेट में आया था कि खेतों की जुताई करने का मेन उद्देश्य क्या होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि खेती में जुताई करने का मेन उद्देश्य होता है कि हमें मिट्टी को पोला या भुरभुरा बनाया जाता है। दूसरा जो चरण है इसका वो है बुआई करना, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चरण होता है। यहां पर आप देख लीजिए, मिट्टी में जो है बीज बोने की प्रक्रिया बुआई कहलाती है। यह फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। बीजों के बीच में न्यूनतम निश्चित दूरी होनी चाहिए ताकि सभी बीजों को समान रूप से सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व और पानी मिल सके। अब ये क्वेश्चन आपके सीटेट में आएगा कि बीजों के बीच न्यूनतम निश्चित दूरी क्यों होनी चाहिए। तो आपका आंसर होगा ताकि उसमें जो है सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व और पानी जो है मिल सके। समझ में आगे बात। तो पहला चरण आपने देख लिया, जुताई करना, और दूसरा होता है बुआई करना। तीसरा चरण होता है खाद एवं उर्वरक। ये जो स्लाइड है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यहां से सीटेट में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, खाद एवं उर्वरक देना। अब खाद और उर्वरक के बारे में पढ़ते हैं। लगातार फसलें उगाने से मिट्टी में पोषक तत्व की कमी आ जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए उसमें खाद और उर्वरक डाले जाते हैं। अगर आपके एग्जाम में आ जाए या कोई भी आपसे पूछ ले कि खाद और उर्वरक की जरूरत क्यों पड़ती है खेतों में, तो उसका सीधा आंसर होगा कि जब हम फसलों को बार बार लगाते हैं तो जाहिर सी बात है उस मिट्टी में जो है उर्वरक की जो उर्वरकता होती है वो कम हो जाती है, और उस उर्वरकता को बराबर में लाने के लिए हम लोग उसमें खाद और उर्वरक डालते हैं। अब हम देखते हैं खाद के बारे में। देखो यहां पर सबसे पहले तो आपको ये जो टीला दिख रहा है ये गोबर का खाद है। जो गांव वाले क्षेत्र में रहते हैं उनको पता होगा ये चीज। खाद की बात करते हैं, यह एक जैविक पदार्थ है जो पौधों या जंतुओं के अपशिष्ट से बनाया जाता है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, खाद और उर्वरक दोनों में अंतर होता है। जो खाद बनाया जाता है वो कहीं ना कहीं जो है पेड़ पौधे या फिर जंतुओं के अपशिष्ट, जंतुओं के अपशिष्ट से मतलब है जो मल मूत्र या गोबर जो उसका होता है उससे जो है खाद बनाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें खाद के प्रकार, तो खाद जो है हमारी 3 प्रकार की होती है। एक गोबर की खाद होती है, एक कंपोस्ट की खाद होती है, और एक हरी खाद होती है। यहां से क्वेश्चन हर बार आते हैं, इनको ध्यान से लिखिएगा और स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। गोबर की खाद की बात करें तो यह जंतुओं के मलमूत्र एवं कूड़े करकट को गलाकर तैयार किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा गांव में क्या कहता है कि जो यहाँ पर गोबर होता है, उन गोबर को वहां के जो आदमी होते हैं उनको उठाकर उनको जो है कहीं गड्ढे में डाल देते हैं, और गड्ढे में डालने के बाद कुछ दिन बाद यानी 1 साल 6 महीने के बाद में वो सड़ जाती है। और फिर जब हमें फसल की बुआई करनी होती है तो हम लोग वहां से गोबर की खाद उठाते हैं, खेतों में ले जाते हैं और वहां पर उसको डालते हैं। इससे पैदावार बढ़ जाती है। दूसरा होता है कंपोस्ट। अब कंपोस्ट क्या होता है सुनिए, यहां पर यह जो है कंपोस्ट बनाया जाता है फल सब्जियों के कचरों के द्वारा तैयार किया जाता है। यानी कंपोस्ट में गोबर तो होता है, लेकिन साथ ही साथ उनमें जो फल और सब्जियां जो हमारे होते हैं, अंडे के छिलके होते हैं, इन सभी को डालकर जो है एक छोटा सा गड्ढा बनाते हैं, उसी में डालकर इसको सड़ने के लिए रख देते हैं। तो फल और सब्जियों के कचरों के द्वारा जो तैयार किया जाता है उसको हम कंपोस्ट कहते हैं। और गोबर या फिर जो मल और मूत्र होते हैं जो जानवरों के, उनसे जो तैयार किया जाता है उसको हम लोग गोबर की खाद कहते हैं। तीसरा हमारा है हरी खाद, और यहां से सीटेट में लगभग 3 से 4 बार क्वेश्चन आया है, देख लीजिएगा। यहां पर हरी खाद की बात करते हैं तो
सनई और ग्वार आप यहां पर देख सकते हैं। इसमें होता क्या, मैं पहले आपको समझा दूं। जैसे इसमें एक सनई होता है, ठीक है, और कहीं कहीं पर इसको ढैंचा भी बोला जाता है, जैसे हम लोगों के क्षेत्र में इसको ढैंचा के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, इसकी बुआई कर दी जाती है और बुआई करने के बाद जब ये हरी हरी हो जाती है और इसमें हल्का हल्का फूल आने लगते हैं तो फिर हम इसकी जुताई कर देते हैं। ऐसे ही लगा रहेगा और इसको हम खेत में जुताई कर देते हैं, तो इसी को हम लोग हरी खाद बोलते हैं। ठीक है, सनई और ग्वार, मूंग उड़द जैसे पौधे खेतों में उगाए जाते हैं और फूल आने पर उनके खेतों में उनको जो है खेतों में पलट दिया जाता है। ये जो है याद रखिएगा, ये सीटेड में आया था। लेग्यूमिनस के पौधे को जो है हरी फसल कहते हैं, याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आया था आपके सीटेड में कि निम्न में से कौन सा हरी खाद का उदाहरण है, तो उसमें आपका ऑप्शन था लेग्यूमिनस। हालांकि ये लेग्यूमिनस नहीं होता है, लेग्यूमिनस होता है, याद रखिएगा, लेग्यूमिनस। अब ये लेग्यूमिनस क्या होता है, ये मटर कुल का ही एक पौधा होता है। आपको हम बता दें, जो भी मटर कुल के पौधे होते हैं, मटर कुल में कौन सा आता है आपका, मटर आ जाएगा, उड़द आ जाएगा, चना आ जाएगा, ये सब मटर कुल के पौधे होते हैं। इनकी जो जड़ें होती है, मैं आपको बता दूं, जो मटर कुल के पौधे में जो जड़ें होती हैं इसमें नाइट्रोजन पाए जाते हैं, यानी कि राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन की जो उर्वरकता होती है उसको बनाए रखती है। अभी मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए अभी को याद रखना है कि हरी खाद में कौन कौन से शामिल हैं, तो सनई, ग्वार, मूंग, उड़द और सबसे इंपॉर्टेंट है लेग्यूमिनस। ये सभी जो है हरी खाद के एग्जाम्पल हैं। इनको हम लोग खेत में जो है लगाते हैं और जब ये थोड़ी बड़ी हो जाती है, हरी हरी रहती है, हल्का हल्का फूल आने लगता है, बस हम क्या करते हैं, उनकी हम जुताई ऐसे ही खेत में कर देते हैं। तो ये होता है हमारी हरी खाद। तो हरी खाद के बारे में आपने देख लिया। गोबर खाद क्या होता है, जानवरों के जो अपशिष्ट होते हैं, मल मूत्र होते हैं, गोबर होता है, उन्हीं से हम लोग गोबर की खाद बनाते हैं। और कंपोस्ट क्या होता है, कंपोस्ट होता है हर जो यहां पर फल सब्जियां होते हैं उनके कचरों के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला उर्वरक की बात करते हैं। आप यहां पर देख लीजिए, उर्वरक क्या होता है, जो चीजें हम लोग मार्केट से खरीद कर लाते हैं, जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे डाई हो गया, यूरिया हो गया, पोटास हो गया, ये सारी चीजें जो हम लेकर आते हैं, जिंक लेकर आते हैं, इनको हम लोग उर्वरक बोलते हैं। तो उर्वरक क्या होता है, ये एक रासायनिक पदार्थ होता है। ये पोषक तत्वें भी होते हैं, जैसे यूरिया, पोटास, एनपीके। ये एनपीके का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, ये पूछा गया एग्जाम में। तो एनपीके का फुल फॉर्म होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। यहां पर आप देख लीजिए, बोरी के ऊपर लिखी हुई है एनपीके। ज्यादा उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है, ये भी याद रखिएगा। अगर हम अपने खेतों में उर्वरक ज्यादा डालेंगे तो उसकी जो उर्वरकता होगी मिट्टी की वो कम हो जाएगी। दाल वाले पौधे लेगुमिनस मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये दाल वाले पौधे लेगुमिनस जो होता है वो मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। समझ में आगे बात। एनपीके का फुल फॉर्म याद रखना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक करते चलिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, जबरदस्त। ये मैं जितने भी चीज लेकर आया हूं ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है और मैं सारे पॉइंट एनसीईआरटी से ही लेकर आया हूं। ये पूरा एक चैप्टर है एनसीईआरटी में और यहां से हर बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग पढ़ रहे हो तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में पढ़ा रहा हूं। यहां पर उर्वरक की बात करते हैं। एक यहां पर छोटा सा पॉइंट और देख लीजिए, एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल लगाने पर भी पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपने कोई एक फसल आपने लगा दिया है और दूसरी फसल आप उसके बाद लगाते हैं, कोई बदल के फसल लगाते हैं जिसको हम फसल चक्रण कहते हैं, तो आपकी जो खेत है उसकी उर्वरकता बढ़ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर हमें जमीन की उर्वरकता बढ़ानी है तो हमें फसल चक्रण करते रहना है। फसल चक्रण यानी कि एक फसल के बाद में हम दूसरी किस्म की फसल को लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपकी, इसको ध्यान से देखिएगा कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या होता है। तो यहां पर लिखा है कि दाल वाले पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्राइट या नाइट्रेट में बदल देता है, जिसे पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण शैवालों द्वारा भी होता है। तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो दाल वाले पौधे होते हैं, ठीक है, दाल वाले पौधों में की जड़ों में क्या पाया जाता है। तो जो दाल वाले पौधे होते हैं, और दाल वाले पौधे में मैंने बता दिया जितने भी दालें होती है, जैसे उड़द हो गया और आपका मसूर हो गया, चना हो गया, इन सभी के जो जड़ें होती हैं उसमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्राइट या नाइट्रेट में बदल देता है। याद रखिएगा, यही है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। आगे बढ़ते हैं। सिंचाई, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, देख लीजिए सिंचाई के बारे में। विभिन्न अंतराल पर खेत में पानी देना जो है सिंचाई कहलाता है। पौधे में लगभग 90% जल होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पौधों में कितने प्रतिशत जल होता है, तो 90% जल होता है। और सिंचाई हम किस किस चीज से करते हैं, तो नदियों से करते हैं, नहर से करते हैं, कुओं से करते हैं, तालाब से करते हैं और नलकूपों से करते हैं। यही सब जो है आपके सिंचाई के साधन है। आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर ट्यूबवेल के द्वारा जो है सिंचाई की जा रही है शायद में, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन सिर्फ इतना बनेगा
कि पौधों में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट बनेगा। तो 90% जल पाया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं आगे की तरफ, सिंचाई के प्रकार, ये आपके सीटेट में हर बार क्वेश्चन आया है, इसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा। सिंचाई के कौन कौन से प्रकार हैं, तो सबसे पहला आपको याद रखना है छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र की बात करें तो इस विधि के द्वारा पाइपों के द्वारा जल को फव्वारों के रूप में फसलों पर छिड़का जाता है। आप यहां पर फिगर में देख सकते हैं। अगर पूछा जाए छिड़काव तंत्र क्या होता है, तो इसमें यही होता है कि पाइपों के द्वारा जल को फव्वारों के रूप में, आप यहां फिगर में देखिए, फव्वारों के रूप में हम जो है यहां पर छिड़कते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा पानी की बचत हो जाती है। जैसे हम लोग अगर ये वाला सिस्टम करेंगे, ट्यूबवेल वाला अगर करेंगे, तो जाहिर सी बात है यहां से पानी जाएगा, यहां पर हम लोग क्या बना देते हैं, पानी जाने के लिए एक रास्ता बना देते हैं। तो कोई इस खेत में जाएगा, कहीं अगर मेड़ी टूट गई तो बाहर भी निकल जाएगा, तो पानी वेस्ट होता है ऐसे में। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसमें, इस चीज में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये जो होता है आपका छिड़काव वाला, इसमें पानी जो है आपका वेस्ट नहीं होता है, ये आपका ऐसे ही बना रहता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें अगली जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है टपकन या फिर ड्रिप तंत्र। इस विधि के द्वारा जल को पाइपों के द्वारा बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिराया जाता है। यहां पर ऐसी पाइप जाती है, आप देख रहे हो ना, यहाँ पर पाइप सारी जा रही है। तो ये जो पौधा होता है इसी के बगल में एक छेद कर दिया जाता है, हर पौधे के जड़ के पास में छेद कर दिया जाता है। तो ये जो वहां पर बूंद बूंद करके पानी गिरता रहता है, इसी को हम लोग टपकन या ड्रिप तंत्र भी कहते हैं। इस विधि में जल जो है व्यर्थ नहीं होता है, बिल्कुल सही चीज है। समझ में आ रहा है आपको, टपकन या ड्रिप तंत्र भी समझ में आ गया होगा और छिड़काव तंत्र भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप देख लीजिए जो आपके सीटेट में आते हैं बार बार। खेतों में खरपतवार खत्म करने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, तो एक एट्राजिन नामक दवाई होती है और 2,4-D। तो अगर पूछा जाए खरपतवारों को नष्ट करने किसका प्रयोग करेंगे, तो एक आपको एट्राजिन याद रखना है और 2,4-D जैसे रसायनों का प्रयोग करते हैं। और कीटों की रक्षा के लिए हम लोग मैलाथियान, लिंडन और थायोडाइन डालते हैं। ये थायोडान है, ठीक है, याद रखिएगा, थायोडान नामक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। और फसल कट जाने के बाद उससे बीजों या दानों को अलग करने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं उसको हम थ्रेसिंग कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो सबसे पहले यहां पर याद रखना है कि खरपतवार को खत्म करने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, तो एट्राजिन और 2,4-D जैसे रसायनों का प्रयोग करते हैं। कीटों की रक्षा के लिए हम लोग मैलाथियान, लिंडन और थायोडान का प्रयोग करते हैं। और फसल कट जाने के बाद उससे बीजों या दानों को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। कंफर्म है यहां तक? चलिए इसको आप लिख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेते चलिए सभी लोग, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो लाइक करते हुए चलिए। बहुत सी क्लासेस मैंने करवा दिया, जो लोग पहली बार आज देख रहे हैं इस वीडियो को उनको मैं बता दूं कि बहुत सी क्लासेस ईवीएस की ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। और इस चैनल पर जो ईवीएस की क्लास चलती है वो सब कुछ जो है आपको टॉपिक वाइज देखने को मिलता है, यानी हर एक टॉपिक वाइज यहां पर आपको चीजें देखने को मिलेगी। तो बहुत सारी क्लासेस हैं, प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, हर एक क्लास आपको वहां से देखने को मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं। चलिए यहां पर जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो है हर एक जो है लगभग सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है, स्टेट टेट में पूछा गया है, जहां भी ईवीएस आता है इसमें है एगमार्क की बात यहां पर की जा रही है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट है उसमें एगमार्क का लोगो लगा होता है। तो एगमार्क का निशान जो है कृषि उत्पाद की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। यह क्वेश्चन कई बार आया है कि एगमार्क का निशान क्यों लगाया जाता है, तो आंसर होगा कि एगमार्क का निशान कृषि उत्पाद की गुणवत्ता को प्रदर्शित करने के लिए लगाया जाता है। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा इसको कहीं पर। आगे देखते हैं पशुपालन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पर पशुपालन। इसके बारे में अगर हम बात करें तो रेशम कीट का पालन, अब आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि रेशम कीट के पालन को हम क्या कहते हैं, तो रेशम कीट के पालन को हम लोग सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितने भी पालन में बताऊंगा उसमें आपको ये वाला पॉइंट जरूर याद रखना, ये एग्जाम में बहुत आता है। तो रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। इस पालन में रेशम कीट का पालन किया जाता है। रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रेशम के जो कीट हैं वो किस पेड़ पर पाले जाते हैं, तो रेशम के जो कीड़े हैं वो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। रेशम एक प्रकार का प्रोटीन है। रेशम के प्रकार में टसर, मूंगा, एरी और कोसा आते हैं। यानी अगर कहा जाए कि रेशम के प्रकार कौन कौन से हैं, तो टसर, मूंगा, एरी और कोसा याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका मधुमक्खी पालन। अब अगर पूछा जाए मधुमक्खी पालन को हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं एपीकल्चर। इसमें मधुमक्खियों को शहद के लिए पाला जाता है। जब कभी मधुमक्खियों को पराग या रस मिल जाता है तो वह अपने साथियों को नृत्य करके बताती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन है और सीटेट में बना है
कि जब मधुमक्खियों को रस मिल जाता है तो वह अपने साथियों को कैसे जो है सूचित करती हैं। जैसे कि मैंने आपको एक चीज बताया था, जब मैंने जानवरों के बारे में पढ़ा था तब हमने कहा था कि जो शेर होता है, सॉरी जो बाघ होता है, वो क्या करता है, जब उसको अपना शिकार का जो इंडिकेशन होता है वो उसकी मूंछों से मिलता है। ऐसे ही जो यहाँ पर इनको रस मिल जाता है तो जो वहाँ के जो साथियाँ उनके होते हैं, मधुमक्खियों की जो साथियाँ होती हैं, वो लोग क्या करती हैं, नृत्य करने लगती हैं। और ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार रिपीट हुआ है, याद रखिएगा। भारत में मधुमक्खियों के पालने के लिए अक्टूबर से दिसंबर का महीना सही रहता है, ये भी आपके सीटेट में आ चुका है। ठीक है, मधुमक्खियों के पालने का जो सबसे अच्छा महीना होता है वो अक्टूबर से दिसंबर का महीना रहता है, क्योंकि इस महीने में रानी मक्खी अंडे देती है। मधुमक्खी पालन के लिए लकड़ी के डिब्बे और चीनी के घोल की आवश्यकता होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हो सकता है कि आपके आसपास भी लोगों ने जो है ये किया हो मधुमक्खी का पालन। तो इसमें क्या होता है कि एक लकड़ी का डिब्बा होता है, इसमें चीनी के घोल डाल दिए जाते हैं, मधुमक्खियां कुछ ले आई जाती है और इसका पालन किया जाता है। तो याद रखिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो इनको आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगला है आपका मत्स्य पालन। तो मत्स्य पालन को क्या कहते हैं, मत्स्य पालन को कहते हैं पिसीकल्चर। और जाहिर सी बात है, मत्स्य पालन में जो है मछलियों का पालन किया जाता है। अगला है आपका केंचुआ पालन, जिसको हम लोग वर्मी कल्चर के नाम से जानते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। केंचुओं के पालन के लिए निम्नीकरणीय कचरे के बीच छोड़ दिया जाता है, जिसे वे खाद में बदल देते हैं। केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है, याद रखिएगा। मैंने आपको दो चीजें बताई थी जब मैंने यहाँ पर सांपों के बारे में पढ़ा था और भी जो जानवरों के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर मैंने स्लाथ के बारे में पढ़ा था और हाथियों के बारे में पढ़ा था। अगर आपने ये सारी क्लासेस नहीं दिखी तो प्लेलिस्ट में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर आप देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास वो भी चली थी। तो वहां पर मैंने बताया था कि जो केंचुआ होता है और सांप, ये दोनों जो है किसानों के मित्र कहे जाते हैं। केंचुआ इसलिए किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि ये जमीन को पोला कर देता है, जिससे वहां पर खाद हवा खूब अच्छे से अंदर जाती है और जो उसकी मिट्टी की उपज है और वहां पर जो खेती में उपज है वो जो है अच्छे तरीके से बढ़ जाती है। तो किसानों का मित्र जो है केंचुए को भी कहा जाता है और सांप को भी कहा जाता है। सांप को इसलिए कहा जाता है क्योंकि चूहे जो है फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो जो सांप होते हैं वो चूहों को खा जाते हैं, इसलिए उनको भी किसानों का मित्र कहा जाता है। याद रखिएगा इस चीज को। चलिए, तो मत्स्य पालन को पिसीकल्चर कहते हैं और केंचुए पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं। ऐसे ही आपका एक होता है सिल्वी कल्चर। तो सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है, तो यह वन और वन उत्पादों से संबंधित है। इसमें वनों को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, तो अगर सिल्वी कल्चर पूछा जाए तो ये वनों से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला है आपका कुक्कुट पालन, जिसको हम पोल्ट्री भी बोलते हैं। इसमें मुर्गे मुर्गियों का पालन किया जाता है, इनसे मांस और अंडे प्राप्त किए जाते हैं। आप इसको देख सकते हैं। तो सिल्वी कल्चर वनों से संबंधित है और कुक्कुट पालन जो है वो आपका मुर्गे और मुर्गियों से संबंधित है। आगे आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्रांतियां हैं जिनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में दी गई हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट उनको देखते हैं। जैसे नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मछली से संबंधित है। भूरी क्रांति जो है चमड़ा या कोको से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति जो है बागवानी फसल या फिर शहद से संबंधित है। तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि शहद जो है किस क्रांति से संबंधित है, तो आपका जो है स्वर्ण क्रांति हो जाएगा। स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है, तो जूट से संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो अनाज गेहूं चावल इन सब से संबंधित है। ग्रे क्रांति जो है उर्वरक से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो है प्याज और झींगा मछली से संबंधित है, ये भी कई बार एग्जाम में आया है। लाल क्रांति जो है वो मीट या टमाटर से संबंधित है। सिल्वर क्रांति अंडा या फिर पोल्ट्री, जो मैंने अभी भी कहा है, मुर्गे और मुर्गियों के पालन से संबंधित है। श्वेत क्रांति जो है दूध से संबंधित है। पीली क्रांति जो है तिलहन से संबंधित है। और रेशा क्रांति जो है वो आपका, बिल्कुल रेशा क्रांति जो है वो आपका किससे संबंधित है, तो ये आलू से नहीं संबंधित है, इसको आप थोड़ा सा गलत करिएगा। रेशा क्रांति जो है वो आपका कपास से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, आलू जो है वो गोल क्रांति से संबंधित है। चलिए तो यहां पर अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। जैसे हरित क्रांति के प्रतिपादक कौन है, तो अगर ये पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति के प्रतिपादक कौन है, तो आपका आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग। और अगर पूछा जाए भारत में जो है हरित क्रांति के जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन। इनको याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए। श्वेत क्रांति के प्रतिपादक कौन है, तो वर्गीज कुरियन है। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए, तो याद रखिएगा इसको। हरित क्रांति MS स्वामीनाथन भारत में, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। और श्वेत क्रांति के अगर जनक पूछा जाए या प्रतिपादक पूछा जाए तो वर्गीज कुरियन, याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत वर्गीज कुरियन ने की थी और ये जो है दूध से संबंधित है, याद रखिएगा। अगर अब आते हैं फसलों के प्रकार पर आते हैं, तो जाहिर सी बात है रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, जायद है, नकदी है, इन सभी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं।
रबी की फसल की बात करें तो ये फसलें कब बोई जाती है, सबसे ज्यादा तो यही पूछा जाएगा कि रबी की फसल बोई कब जाती है, ठीक है, या इन रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो याद रखिएगा जो रबी की फसल है वो अक्टूबर से नवंबर में की बुआई की जाती है। जैसे इस समय का जो हम लोग का समय चल रहा है, अक्टूबर का नवंबर का महीना चल रहा है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, गेहूं की बुआई करेंगे। तो इस समय जो बुआई होगी, गेहूं की बुआई होगी, सरसों की बुआई होगी, ये सब आपके रबी की फसल में आते हैं। और हम लोग इनकी बुआई करेंगे और कटाई कब करेंगे, तो मार्च से अप्रैल में हम लोग कटाई करते हैं, मई में भी कटाई इसकी होती है। और अगर पूछा जाए कि इसमें जो है कौन कौन से आपके फसल आते हैं, तो गेहूं आता है, गेहूं के साथ चना की बुआई की जाती है, मटर की बुआई की जाती है, सरसों की बुआई, अलसी की बुआई आदि जो है की जाती है। आप अपने आसपास देखिएगा, इस समय जो है आपकी गेहूं की बुआई स्टार्ट हो रही होगी। समझ में आ गई बात। अगली है आप लोगों की खरीफ फसल। खरीफ फसल के बारे में हम बात करें तो यह जो फसल है वो जून से जुलाई में, यानी धान की खेती हम लोग कब करते हैं, जून से जुलाई में करते हैं, जब बरसात का महीना आ जाता है, ठीक है। जून से जुलाई में हम लोग खरीफ फसल की बुआई करते हैं और अक्टूबर से नवंबर में, यानी कि इस समय हम लोग धान की कटाई कर रहे हैं। इस समय आप देख रहे होंगे तो धान की कटाई चल रही है, तो अक्टूबर से नवंबर में हम लोग धान की कटाई करते हैं। उदाहरण के लिए कौन कौन सी फसल है, तो धान हो गया, मक्का हो गया, कपास हो गया और मूंगफली। मार्केट में मूंगफली आ गई है इस समय ताजी वाली एकदम से, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अब बात कर लेते हैं दो चीजें, एक तो होती है जायद। तो जायद जो है आपकी बरसात में बुआई की जाती है, गर्मी में हम लोग खीरा, ककड़ी, लौकी, तरोई, ये सब जो है हमारी जायद फसलों में आती हैं। और नकदी फसल को किसको कहते हैं, नकदी फसल हम उन फसलों को कहते हैं जिनका हमें कोई काम नहीं होता, उनको सिर्फ हम बेचने के लिए जो है उनको ही हम उत्पादन करते हैं। जैसे कि बात करें गन्ना, तो गन्ना भाई जाहिर सी बात है, कोई ऐसा तो है नहीं कि चाय बनाना है तो एक गन्ना ले आओ, अभी हम गन्ने को डाल देंगे चाय में और चाय बन जाएगी। भाई हम गन्ने को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हम लोग उसकी पैदावार करते हैं ताकि हम लोग जो है उसको बेच सकें और मुझे एक पैसा मिल जाए, यानी नगद पैसा मिल जाए, इसलिए हम लोग उसको नकदी कहते हैं। ऐसे तंबाकू है, तंबाकू की खेती होती है, तो भाई जाहिर सी बात है तंबाकू कोई इतनी बुआई 4 बीघा थोड़ी करेगा कि हमें तंबाकू खाना है आगे चल के। वो तंबाकू को इसीलिए जो है बुआई करता है कि उसको बेच सके और उससे नगद पैसा मिल सके। तो याद रखिएगा रबी की फसल जो आपकी कब बुआई की जाती है, वो आपकी गेहूं आती है और गेहूं इस समय अक्टूबर से नवंबर में बुआई की जाती है। जो खरीफ की फसल है वो आपकी जून से जुलाई में उसकी बुआई की जाती है। रबी की फसल में आपके गेहूं आ जाते हैं, चना आ जाता है, मटर आ जाता है, सरसों आ जाता है, अलसी आ जाता है, और खरीफ में आपके धान, मक्का, कपास, मूंगफली आ जाता है। जायद की जो फसलें होती हैं उसमें आपका जो है तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये सारी चीजें जो है आपकी जायद में आ जाती हैं। और नकदी में जिनको बेचने पर हमें नगद पैसा मिल जाता है, जैसे कि आपका हो गया गन्ना और आपका तंबाकू, ये सब आपके नकदी में आते हैं। तो ये रहे फिलहाल आज के क्वेश्चन। बाकी कल इसके कुछ पार्ट्स और बचे हैं, उनको कल कवर करेंगे और कल हम लोग जो है एमसीक्यू करेंगे जो आपके सीटेट के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे आप एक भी क्लास मिस ना करें, क्योंकि हम लोगों को सीटेट के एग्जाम तक सब कुछ कवर करना है। सीडीपी की भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट पर सीडीपी की भी बहुत सारी क्लासेस देख सकती हैं जो मैंने करवाई है अभी तक। और ईवीएस की प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाकर वहां से सारी क्लासेस अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।